आप में से मोस्टली लोगों ने कोकून वेब सीरीज तो देखी होगी, नहीं तो नाम सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं उसी इंसान से जिसने कोकून को राइट किया, उसकी स्क्रीन राइटिंग, उसका शूट वगैरह बहुत चीज़ें उसकी की। मैं बात कर रहा हूँ सूरज शर्मा की। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी इन सब के अंदर कदम रखा, कैसे इसके अंदर आज बहुत अच्छा कर रहे हैं और कैसे उन्होंने कोडिंग जैसी चीज़ को ना हाथ लगाकर अपने पैशन को फॉलो किया। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप इस डिफरेंट फील्ड में कैसे आ गए एकदम से, क्योंकि लोग कोडिंग कर रहे हैं एंड इवन आप एकदम से इसके अंदर इतना घुस गए और इसके अंदर ही आपने करियर कैसे चूज़ किया और लिटरली मतलब आपकी फर्स्ट जर्नी कब शुरू हुई थी? यार इसका आंसर देने के लिए ना मेरे पास एक फिलॉसफी है जो लोग कहते हैं कि ना जो चीज़ें होती है, मतलब इसके लिए कि ना दो पार्टीज है जो डिबेट करती रहती है। वो ये है कि जो भी होता है आपकी लाइफ के अंदर वो एक एक्सीडेंट से होता है ना। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये साथ मेरे साथ एक्सीडेंटली हो गया, जो मैं भी बिलीव करता हूँ कि कभी आई गेस शायद मैं उस मोमेंट पर उस जगह नहीं होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। और एक ये कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एक ये पार्टी है जो डिबेट करती है। आई डोंट नो मैं किसकी साइड लूँ, बट द थिंग इज कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो आई वॉज इन माई स्कूल एंड 10th की वो छुट्टियाँ जहाँ पर आपको 3 महीने का ऑफ मिलता है। 3 महीने आपके पास ना ही होमवर्क है, ना ही आपको किसी चीज़ के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। अगर अलग से पढ़ना चाहो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट अभी आप कुछ भी कर सकते हो, अभी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो देयर वाज दिस NGO जो मेरे घर के पास था, जहाँ पर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाते थे। तो आई वॉज द बिग फैन ऑफ कंप्यूटर्स। आई यूज्ड टू लव प्लेइंग गेम्स। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे बहुत पता था, बट मुझे जानना था कि यार हार्डवेयर कैसे करते हैं, मतलब कंप्यूटर असेंबल कैसे होता है, ठीक है। मैं वहाँ पर फिर मैंने वो NGO था तो उसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर जिनसे सीखना शुरू किया, वो भैया योगेंद्र भैया वो थे। वो वाले मोमेंट के इंसान है जो लिटरली इधर स्टेटमेंट पे एकदम ऐसे सेटल डाउन करता है कि हाँ, इस मोमेंट पे अगर मैं वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर सीखने नहीं आता तो शायद मैं कभी वो मुझे ये नहीं बताते कि मेरा एक्टिंग बैकग्राउंड है और मैं एक्टिंग करता हूँ, क्या आप मेरे साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहोगे, और उसको हम फिर हाँ नहीं करते। अक्टूबर 2 को स्वच्छ भारत पे हमारी पहली वीडियो जहाँ पर मैंने कैमरा के सामने आकर सबसे पहली बार एक्ट किया है, ठीक है। वो मैं नहीं देखता, उनको एडिटिंग करते हुए देखकर अपने लैपटॉप पर, जहाँ पर वो 1 महीना पूरा एडिट कर रहे हैं, वो देखकर मैं फैसिनेट नहीं होता कि भाई ये सब एडिट कैसे करते हैं, ये इतने बार्स, कलर्स और ये ट्रैक जो नीचे चल रही है कैसे हो रहा है, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं होता। एंड देन इसके बाद जब वो आगे बताते हैं कि और हम शॉर्ट फिल्म्स शूट कर सकते हैं, शायद हम अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, हम शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, फ़नी वीडियोस बनाएंगे, और ऐसे ऐसे करके ये जर्नी मतलब 2017 से शुरू होती है, जहाँ पर हम फ़नी वीडियो, स्केचेस ये सब बनाना शुरू करते हैं। मैं कैमरा के सामने फ्रंट पर हूँ, ठीक है, एक बच्चा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है। स्कूल के अंदर थोड़ी सी ऐसे रिकग्निशन मिल रही है कि भैया मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत मज़ा आया, हाथ मिला रहे लोग मुझसे। तो इट वॉज लाइक यार, लोगों को अप्रिसिएशन ही तो चाहिए, एंड यार वी आर गेटिंग फेमस ऐसा करके, मतलब थोड़ा सा ऐसे स्कूल के अंदर थोड़ा सा टॉर कहते हैं ना जिसे पंजाबी में, वो होने लगा। तो ये हो रहा है, तो इसको देख कर काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया और इसके बाद मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू। मगर मुझे एक्टिंग तो भले ही पसंद है, बट मुझे फिल्म मेकिंग भी बहुत पसंद है। आई लाइक टू राइट माई ओन स्क्रिप्ट्स। तो मैं उनके साथ जब भी लिखता था, वी यूज टू मेक ट्रेलर स्पूफ्स। तो अगर कोई मतलब ऐसे बीच में सुई धागा एक आई थी बहुत पहले, लाइक 2019-20 में सुई धागा मूवी, वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा इसके अंदर एक्ट कर रहे थे। तो इधर हमने उस ट्रेलर को पकड़कर उसका स्पूफ बनाया। एंड उसके अंदर जो स्पूफ बेसिकली क्या होते हैं कि ना, आप एक मूवी का ट्रेलर लेते हो, उसका जो मेन क्रक्स है उसको चेंज कर देते। तो सुई धागा के अंदर सुई धागा यानी जो स्ट्रगल था एक टेलर का फैशन डिजाइनिंग की, और फिर उसकी जर्नी बढ़ती है, उस क्रक्स को बदल के हमने उसे मीम कर दिया कि ना, उस टाइम पर मीम्स ज़्यादा नहीं चलते थे और मीम्स सरकाज़म बहुत चलता था। सरकाज़म नाम का एक पेज था, वो बहुत चलता था। हमने उससे स्विच किया कि हम मीम इन इंडिया बनाएंगे, ठीक है। पहले था सुई धागा मेड इन इंडिया को हमने सुई धागा मीम इन इंडिया कर दिया। एंड
दैट्स हाउ वी मेड अ पैरोडी लाइक TSP वेब बनाते बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे करके हमें धीरे धीरे और हमने फिर ऐसे स्पूफ्स के लेके गए। एंड बिटवीन दिस मेरे को रियलाइज हुआ कि यार फिल्म मेकिंग जो है, आई गेस मतलब देयर वाज वन अल्टीमेटम टाइम जहाँ पर मुझे लगा कि यार जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इट इज़ गुड, ठीक है, इट इज़ गुड, आई हैव द अवार्ड्स, मैं कहीं पे जाके एक्ट करके जीत के आ चुका हूँ, आई हैव द अवार्ड्स, बट आई एम नॉट सो गुड इन दिस, बट आई लव टू ऑपरेट द कैमरा, आई लव टू राइट स्टोरीज, आई लव टू डायरेक्ट। जब भी मतलब मेरे को ऐसे कैमरा से हटकर अब किसी और को सामने एक्ट करना है, तो मेरे को जब कैमरा पकड़ाया जा रहा है या फिर किसी और ने कैमरा पकड़ा है और मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पास स्टोरी की कमांड है, मेरे पास एक छोटी सी दुनिया है जो मैंने खुद ही लिखी है, और इसके अंदर अगर मैं अपने कैरेक्टर को बोलता हूँ कि तुम आगे जाकर सो जाओ, तो उस कैरेक्टर को सोना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी दुनिया में है। आप राजा हो गए इस दुनिया के, आपके इशारों पे चल रही है दुनिया। बस ऐसे लगता है कि हाँ इट इज काइंड ऑफ अ डेमिगॉड थिंग। नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ ऐसे गलत फायदा नहीं उठाना है, बट लाइक you made your own world where your characters live in. This is something which is so beautiful. ये आइडिया मुझे बहुत फैसिनेट किया काफ़ी, मतलब लाइक 1-2 महीने के प्रिंस ये इस कंफ्यूजन में रहने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, मैं स्टोरीज लिखूँगा। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई राइटिंग स्किल्स। I saw some YouTube tutorials, then I shifted into some courses जो मतलब टाइलर माउरी के थे, वो मतलब यूट्यूब पर है थे, उनके कोर्सेज पे शिफ्ट किया। फिर मैंने स्टोरी सर्कल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, डैन हार्मन को देखना शुरू किया, फिर बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी जो मतलब अभी के टाइम पे शायद कोई देखेगा नहीं, मगर बहुत लाइक ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती है वो, मतलब जापानीज़ हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गया, तो इन सबको देखना शुरू किया। एंड इससे धीरे धीरे मुझे बेसिकली समझ में आया कि जब आप कोई मूवी लिखते हो, जब आप कोई आइडिया आपके दिमाग में होता है, when I'm saying you're creating a world, you're actually creating it. Your characters have their own ideology. Each one is different from each other, just like the real life. सब अलग होते हैं, सब अलग तरीके से सोचते हैं, सब तुम्हारा सच किसी और के लिए सच नहीं हो सकता, उनके कुछ सच अलग है, कुछ ये है। तो ऐसे ही मतलब जब आपको बिल्ड करना होता है तो दिस कैन बी सो डिफिकल्ट समटाइम्स, यू कैन स्टक इन द क्रिएटिव ब्लॉक होता है जहाँ पर आपको कोई आइडियाज नहीं आते, आप बस रुक जाते हो, थम जाते हो, आपने इतना सारा लिख दिया, 25% स्टोरी पे घुस गया, उसके बाद बस ब्लॉक हो गया, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है कभी कभी, बट वही है। अब इस ऐसे ही मतलब ऐसे हिट गिर कर आगे लिखना सीखा है, स्टोरीज लिखना सीखा है, एंड इवेंचुअली इसके बाद धीरे धीरे मैंने वेब सीरीज बनाया। अब जर्नलिंग करते हो वैसे? जर्नलिंग नहीं कहते हैं कि जर्नलिंग, मैं बस नैरेटिव्स पे काम करता हूँ। कहते जर्नलिंग से थोड़े रात के आइडियाज आ जाते हैं वगैरह वगैरह, मतलब लगता है आपको कि हेल्प करती होगी? अच्छा, मतलब इसको जर्नलिंग कह सकते हैं, बट बेसिकली मैं मतलब प्रॉपर जर्नलिंग नहीं करता। अगर बाई चांस मुझे कुछ आइडिया आता है, कोई स्टोरी आती है, कोई डायलॉग आता है, बेसिकली आइडियाज़ आपको कहीं से भी आ सकते हैं। वो एक डायलॉग हो सकता है, वो एक म्यूज़िक हो सकता है, आपके सामने कोई चीज़ हो रही है जिसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, वो एक आइडिया हो सकता है। तो बस आपको अवेयर रहना चाहिए कि मतलब वो आइडिया आपके सामने आया, वो आपने देखा और आपने फिर उसके बाद उसे कहीं नोट डाउन कर लिया। तो व्हाट आई डू इज़, मेरे पास एक वाइट बोर्ड और एक नोट पैड है, ठीक है, नॉट नोट पैड, मेरी खुद की एक डायरी है, ठीक है। तो अगर क्योंकि मैं कंप्यूटर गीक था तो मैं इसको कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि ना मेरा जो वाइट बोर्ड है वो मेरी एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिधर टेम्परेरी आइडियाज़ मेरे रहते हैं, ठीक है। और जब मैं उनको सॉलिडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं उन्हें डायरी में शिफ्ट कर लेता हूँ, या फिर अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपने गूगल नोट्स के अंदर उसको लिख लेता हूँ। एंड समटाइम्स उनको मतलब गूगल नोट्स पे जब मैं उन्हें लिखता हूँ उनको इंडेक्स कार्ड कहा जाता है राइटिंग के अंदर। अगर कोई डायलॉग, कोई आइडिया है तो वो इंडेक्स कार्ड है जिसको मैं बाद में कभी यूज़ कर सकता हूँ। बट मैं जर्नलिंग नहीं करता कि मेरे पूरे दिन में क्या हो। शायद मैं कभी स्टार्ट करूँगा, क्या पता। मैं भी थोड़ा सा करता हूँ, पर मैं ऐसे जो भी आइडियाज़ आते हैं, मतलब कंटेंट के रिलेटेड कोई आ गया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, एक इंस्टाग्राम करके, लिंक्डइन करके, और जो भी आइडिया आता है उसके अंदर डालता रहता हूँ। फिर उसके बाद उसको मतलब डाल लिया, फिर स्क्रिप्ट लिखनी होती है, फिर वो नोशन में लिख देता हूँ। और नोशन में एक पेज बनाता हूँ रैंडम आइडियाज़
कि कुछ भी आया दिमाग में, रिसर्च किया, डाल लिया, फिर एक और पेज बना, तो उसके अंदर सिस्टमेटिक स्क्रिप्ट होती है, फिर उसके बाद वीडियो बनती है उसकी। नोशन इज अ रियली ग्रेट ऐप यार, मतलब मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ उसको, काफ़ी मिनिमलिस्टिक। अच्छा, पता क्या है, मेरा थोड़ा सा ऐसे भी नहीं, घर से हॉस्टल, हॉस्टल से घर, कभी इधर कभी उधर, तो मैंने कॉपीज़ वगैरह बंदा उठा उठा के कहाँ ही जाए, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस वजह से मैं डिजिटली हो रहा था कि चल यहाँ पे सारा कुछ डाल दूँ। बाकी ब्रो, ग्रेट जर्नी आपने शुरू किया, काफ़ी साल हो गए फिर तो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने अभी कॉलेज तो पास आउट कर लिया, लेकिन कॉलेज के टाइम आप कैसे मैनेज करते थे इन चीज़ों को, खुद का कंटेंट जो आपने स्क्रिप्ट लिखनी है वो सब, और बीच में क्लासेस का क्लैशेस, एग्जाम्स का क्लैशेस, आप कैसे मैनेज करते थे उसको? ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, मैंने थर्ड ईयर में ही ड्रॉप ले लिया था, एंड आई गेस मैं कभी कभी वो डिग्री उठा लूँगा, बट द थिंग इज़ कि कॉलेज एक चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कुछ होना चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी करो उससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। एंड जब मैं एक SOL स्टूडेंट था, तो मुझे सिर्फ वीकेंड्स पे जाना होता था कॉलेज, ठीक है, तो मेरे पास टाइम इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था, मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, बट स्टिल मुझे बस अटेंडेंस लगाने कॉलेज नहीं जाना था। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, बट मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ मतलब इसको मैं फिल्म मेकिंग में कहाँ जोड़ूँ जाके exactly. तो इसलिए द थिंग इज, अच्छा मैं लिटरेचर पढ़ रहा होता एक बार को, तो वो शायद मैं उसे पढ़ता रहता, बट द थिंग इज कि बीच में जब मुझे एक काम मिला कि मुझे एक वेब सीरीज़ को डायरेक्ट करना है, एक वेब सीरीज़ को राइट करना है, इट वॉज माई पीक टाइम, जब थर्ड ईयर भी चल रहा है और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एंड मैं नहीं गया, छोड़ दी, क्योंकि मैं वेब सीरीज़ पे काम कर रहा था, और फिर इट वॉज अ सेक्रीफाइस फॉर मी, बट अब मुझे लगता है कि ठीक है, कर लेंगे वापस, डिग्री ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर अभी कोई स्टूडेंट है जो अपनी फिल्म मेकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहता है, अपने फिल्म मेकिंग करियर के ऊपर ध्यान देना चाहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज के अंदर काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ होती है यार जो इन चीज़ों के ऊपर पैशनेट है। फोटोग्राफी सोसाइटीज़ है जो थोड़ा फिल्म मेकिंग भी करती है, और कुछ कॉलेज में शायद एक वीडियोग्राफी सोसाइटी भी हो सकती है, और नहीं है तो आप खुद इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, इससे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप अपने फेस्ट को शूट कर सकते हो, अपने जो कॉलेज में होने वाले हर एक इवेंट को शूट कर सकते हो जो आपकी ही स्किल्स को इन्हांस करता है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि कब आपको टाइम मिलेगा इन चीज़ों पे काम करने का, या फिर आप शॉर्ट फिल्म्स कब बना सकते हो, आप कमर्शियल्स कब कर सकते हो, पहले जस्ट होन योर ओन स्किल्स, काम करिए अपने इवेंट्स के ऊपर। आप अगर अप्रोच करते हैं, आप अगर कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं, अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं कि आई विल मेक अ फ्री वीडियो फॉर यू, I will make a free commercial for you, and I know how to edit, I know how to shoot, पहले fully fledged बनना पड़ेगा, मतलब आप एक स्किल पे मास्टरी करो, मुझे पता है कि वो है आपकी वो गोल्डन सॉर्ड जिससे आप मतलब किसी भी चीज़ को बैश कर सकते हो, मगर आपको बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए। फॉर द स्टार्टिंग पीरियड आपको बाकी चीज़ों का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तो यू शुड नो हाउ टू एडिट। मेरी गोल्डन सॉर्ड एडिटिंग ही थी स्टार्टिंग में, एंड देन धीरे धीरे करके मैंने राइटिंग और फिर डायरेक्शन के बारे में सीखा। इससे एक चीज़ ये भी है ना कि अगर आप कॉलेज में ढूंढने जाओ, वेब डेवलपर बड़े पड़े हैं, कोडिंग रिलेटेड बहुत लोग हैं, वीडियो एडिटर नहीं मिलते, तो ऐसा होता है कि वो लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है, हर एक कम्युनिटी को ना बंदा चाहिए वीडियो एडिट कर दे, टीज़र बना दे उनके, तो वहाँ वो बेनिफिट होता है। इवन मेरे कॉलेज में 2 कम्युनिटीज़ थी, एंड दोनों ने मुझे अप्रोच किया, मैं नहीं किया उनके पास, बस जस्ट इसी कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ा कंटेंट बना लेता हूँ, और डेवलपर स्टूडेंट क्लब थी वो भी मेरे पास है, एक और थी वो भी मेरे पास है, तो यहाँ बेनिफिट देखता हूँ कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब और फ्रीलांस, इन मामलों में कौन सी चीज़ बेस्ट है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन के मामले, कि आप किसी कंपनी में जाके जॉब लो या फिर खुद का ही फ्रीलांसिंग काम करो? इसके रिप्लाई में आई वुड से कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, मैं कहूँगा सबसे पहले जॉब ही करो, ठीक है, सबसे पहले जॉब करो, इंटर्नशिप करो, फ्रीलांस करना शुरू मिल जाता है कर लेना, मगर ढूंढना जॉब को ही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वीडियो एडिटिंग ही मानो, मगर अगर मैं कुछ और रखूँ वीडियो एडिटिंग के अलावा, अगर मैं कोई और जॉब भी रखूँ, तो सबसे पहले आपको लोगों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एक्सपोजर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स
आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लोगों से बात कर पाए, उनसे अपना काम निकलवा पाए. यू नो हाउ टू डील डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. ठीक है, इफ somebody is getting rude to you, you know how to deal with that. तो ऐसे ही होता है. और अगर आप ऐसे एडिटिंग करना सीख पाते हो, अगर ऐसे आपको बड़े लोगों से अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपका कोई पक्का सीनियर होगा जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएगा जो आप शायद काफ़ी टाइम बाद सीखते, मगर उसने अभी वर्बली बता दी, आपको करके दिखा दी और आप उसे 2 दिन के अंदर सीख गए. जो ये रीइन्वेंटिंग द व्हील वाला चीज़ है ना, ये खुद से मत होने देना. ठीक है, जब कोई है आपको सिखाने के लिए तैयार, कोई अगर ऑनलाइन पॉडकास्ट है, कोई वीडियो है यूट्यूब पर, कोई अगर सामने आपके बैठकर आपको बता रहा है कि देख अगर ऐसी कोई चीज़ आए तो इसको ऐसे ऐसे टैकल करना है या फिर ऐसे इसके साथ डील करना है, तो ग्रैब इट, जस्ट सीखो. और आपको एक्सपोजर लेना ज़रूरी है ऐसे. या राइट. सो ब्रो, पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? क्या खुद का कंटेंट बिल्ड होना चाहिए? क्या इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल होना चाहिए, या फिर कोई वेबसाइट होनी चाहिए आपकी जिसके अंदर आपकी वीडियोस होनी चाहिए, या फिर कोई गूगल ड्राइव का लिंक होना चाहिए? तो कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट रहता है? तो पोर्टफोलियो से ना सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप चाहते क्या हो उस पोर्टफोलियो से. क्या आप खुद को मार्केट करना चाहते हो, या फिर आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि आपने क्या क्या काम किया है. अब इसके अंदर अगर आप खुद को मार्केट करना चाहते हो तो एक इंस्टाग्राम पेज होना, एक यूट्यूब पेज होना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. और इसके अंदर अगर आपका एक पोर्टफोलियो भी है जो आपके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पर दिखाई देता है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि गूगल साइट्स के ऊपर जाकर फ्री में बन जाती है. उधर कोडिंग नहीं लगती है. ठीक है, उधर आप बस लिंक भी ड्रॉप कर सकते हो अपने यूट्यूब के, और उसके बाद आराम से मतलब कोई भी सीख सकता है उसके ऊपर वेबसाइट बनाना 10 मिनट के अंदर. तो उधर जाकर आप पोर्टफोलियो अगर बना लेते हो तो हाँ, दीज आर द वेज जिससे आप खुद को मार्केट कर सकते हो. और अगर आपको किसी को बताना है कि आपने क्या क्या काम किया, आपको कोई जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपको किसी क्लाइंट को अपना काम दिखाना है, प्रीवियस वर्क दिखाना है, तो इसके अंदर भी रिज्यूमे काफ़ी होता है, CV काफ़ी होता है. उसके अंदर आप अगर अपने वर्क लिंक्स ऐड कर देते हो वो अच्छा होता है. मगर एक पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए डाल पाता है क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास आज के टाइम पे पोर्टफोलियो नहीं है. और आपका प्रोफेशनलिज्म एक पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट कर सकता है, अच्छे से आपका काम दिखा सकता है. अगर आपकी जो थ्रेशहोल्ड है क्रिएटिविटी का, जो आप आई वुड से कि आपकी जो क्रिएटिविटी लिमिट्स है वो उसके अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर दिखाई दे जाते हैं कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कितने ज़्यादा आपने चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है, किस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट को बनाया हुआ है. वो भी मतलब थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन ही होता है, मगर यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट. यू नो कि कौन से कलर से इस्तेमाल करने हैं, यू नो कि क्या डिज़ाइन करना है, कैसी दिखनी चाहिए वेबसाइट. जस्ट लाइक कंपनी के अंदर अगर आप रिज्यूमे सबमिट करते हो तो रिज्यूमे अगर अच्छा नहीं होगा, क्लटर होगा, तो डेफिनेटली गलत इंप्रेशन जाएगा और वो चांसेस बहुत कम कर देता है आपके सिलेक्शन के. तो पोर्टफोलियो एक हिसाब से आपका रिज्यूमे ही है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगिनर्स के लिए है कि कोई बिगिनर अपना काम शुरू कर रहा है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार अब मैंने स्किल इतनी सीख ली है, अब मुझे काम लेना चाहिए, तो उसे कितना चार्ज करना चाहिए? एक शॉर्ट्स के लिए क्या प्राइस सही रहता है, और एक लॉन्ग वीडियो जो 10 मिनट की होती है उसका क्या प्राइस रहेगा? एक्चुअली डिपेंड वैसे तो मार्केट के ऊपर करता है. मार्केट के अंदर प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं. बट ओके, आई वुड से कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि आप पर डे कितना अर्न कर रहे हो. एंड अगर आप आवरली उसको ले जाते तो आपको और समझ में आने लग जाता है कि आपके एक घंटे की कीमत क्या है. ठीक है, एंड इसी हिसाब से आप अपने एडिट को भी एक्यूमुलेट कर सकते हो. अब जो एडिटिंग होती है वो मतलब अगर आप एक फुल लेंथ वीडियो की कर रहे हो वो अलग है, एक रील की कर रहे हो वो अलग है. मगर डिपेंड करता है कि सामने वाला ब्रांड आपको किस तरीके से अप्रोच कर रहा है. अगर वो एक बड़ा ब्रांड है तो आप उसे शायद ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो. मगर आप एक एज अ बिगिनर अगर आप चाह रहे हो और अगर आपने अपना अच्छा इंप्रेशन जमा दिया है तो हाँ, मतलब एक रील के लिए अगर आप उसके अंदर बेसिक एडिटिंग है तो आप थोड़ा कम चार्ज करोगे. थोड़ी अगर उसके अंदर प्रोफेशनल एडिटिंग है उसके अंदर आप ज़्यादा चार्ज करोगे. एक रील के आप 500 रुपीज़ से लेकर 3000, 4000, 8000 तक मैंने लोगों को लेते हुए देखा है एक रील के लिए. बस 1 मिनट की रील के ऊपर. एक मिनट नहीं, मतलब हो सकता है वो 15 सेकंड की हो सकता है वो 30 सेकंड की. बट यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट ना. मतलब अगर आप एक एड शूट करते हो तो वो लाखों में जाती है, वो करोड़ों में जाती है, वो होती मगर 30 सेकंड की है.
डिपेंड करता है ना कि आपने किसके लिए बनाया और कौन है उसकी पोटेंशियल ऑडियंस, कौन उसे देखेगा। तो बिल्कुल इधर यही है। और इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा ना क्लाइंट का बजट मैटर करता है कि वो कितना ज़्यादा स्पेंड कर सकता है। बट इसके अंदर आपको बस ये चीज़, प्राइस जब भी आप बताओ तो आपके दिमाग में बस एक चीज़ होनी चाहिए कि इस प्राइस पे क्या आप सेटिस्फाइड हो, क्या आपके टाइम और स्किल का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी मशीन यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्रोसेसिंग का नुकसान तो नहीं हो रहा है, आप तो अपनी मशीन यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? ठीक है, आपको बस ना वो पैसा लेते हुए बुरा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने कम में कर लिया। लो और एडिक्वेट लो या तो अच्छा लो, ठीक है। कभी भी कम अगर ले रहे हो तो उसके अंदर उसके साथ एक प्लस में एक्सपोजर आना चाहिए कि तगड़ा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तगड़ा एक्सपोजर ऑफलाइन नहीं हो, वो ऑनलाइन रिमोटली नहीं होता और जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अगर कोई मतलब ऐसे एक अनुराग कश्यप आपको बुलाएगा, बोलेगा कि मैं तेरे को फ्री इंटर्नशिप दूंगा और तेरे को मेरे साथ काम करना पड़ेगा 1 महीने, चले जाओ, ठीक है, चले जाओ, बहुत तगड़ा एक्सपोजर है, वहाँ जाना चाहिए, इट्स ओके, वहाँ जाना चाहिए। अगर आप रिमोटली काम कर रहे हो तो तो आपको क्या ही एक्सपोजर मिल जाएगा। बंदा जो बिगिनर होता है उसको लगता है कि मेरी स्किल है नहीं, अभी उसको स्किल पे इतना भरोसा होता नहीं है, तो इस चक्कर में वो क्लाइंट भी गलत चूज़ कर सकता है। तो वहाँ कैसे बंदा सेट करे कि यार मेरे को ये स्किल मेरी इतनी है तो इतना चार्ज कर सकता हूँ, वो कन्फ्यूज़न ना रहे उसको। एज अ यंग एडिटर मेरे को भी ये काफ़ी बार लगा था कि शायद मैं उतना ज़्यादा चार्ज ना कर पाऊँ, शायद मुझे अप्रोच करना अच्छे से नहीं आ रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यही इसलिए ज़रूरी था कि आपको एक जॉब करना, एक एक्सपोजर पाना आपको ज़रूरी है। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो मिलेगा लोगों से अप्रिसिएशन पाकर, लोगों को अपना काम दिखाकर, ऑनलाइन जाकर, ठीक है। अगर अपने दोस्तों को दिखाते हो, अपनी फैमिली को दिखाते हो, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर आपने कोई ट्यूटोरियल देखा और उसने जो इफेक्ट बनाया, जो उसने VFX डिज़ाइन करे, जो उसने साउंड डिज़ाइन किया, आपने उसके जैसा बना दिया, यू आर डूइंग गुड, ओके। जिसके ऊपर आपको फिर डबल थॉट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने कर लिया है, आपके स्किल काफ़ी अच्छे हैं। मगर इसके बाद अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सेंस ऑफ एडिटिंग कितना अच्छा है, ठीक है। हथौड़ा चलाना हर कोई जानता है, मगर मारना का है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एडिटिंग सेंस पता है कि मुझे एक कट कहाँ पर लगाना है, उस कट का मीनिंग क्या है, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि एक्सपोजर लेना ज़रूरी है। नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन समझो कि J कट क्या होता है, L कट क्या होता है, इनविजिबल कट क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में समझना सीखो, और साउंड कट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैच कट क्या होता है, ये सब आपको बताएंगे कि मीनिंग क्या है एक एडिटिंग का। अगर आप किसी चीज़ को किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसे एक पैकेजिंग करके दे रहे हो। अगर आप एक जूम रिकॉर्डिंग भी एडिट कर रहे हो तो उसको आप एक ऐसा सुंदर पैकेज, हम इसलिए पैकेज का मतलब होता है उसे एक ऐसे तरीके से रैप करके दोगे जिससे वो सुंदर लगे। ये जूम रिकॉर्डिंग अभी अगर आप जो देख रहे हो वो रॉ अगर मैं यूट्यूब पर डाल दूँ तो ये थोड़ी सी बोरिंग लगेगी। मगर अगर इसको मैं एक बैकग्राउंड दूँ, मैं इसको पीछे अपने जूम रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा छोटा करके इसको स्ट्रोक दे दूँ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा नीचे सबटाइटल्स डाल दूँ, या फिर कोई टेक्स्ट डाल दूँ, या फिर कोई बी रोल चला दूँ इसके ऊपर, तो इट विल लुक गुड, इट विल लुक इंगेजिंग। नीचे म्यूजिक है, इट विल लुक इंगेजिंग। यही वो चीज़ है जिससे जो आपको बताती हैं कि यार ये जूम रिकॉर्डिंग है, इसको ये थीम चाहिए, ये कॉर्पोरेट वीडियो है, इसको मैं ऐसे ट्रीट करूँगा, ये म्यूज़िक वीडियो है, ये अग्रेसिव वाली है या फिर सैड वाली है या फिर ये मेलोडी है, मैं इसको ऐसे ट्रीट करूँगा। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब एडिटिंग में और ज़्यादा मास्टर करती है, मिस्ट्री आपको प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है कि आपने एक वेब सीरीज़ बनाई, वेब सीरीज़ थी जो कोकून नाम से, एंड मैंने भी देखी है, वो काफ़ी अच्छी है। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी ज़िंदगी में, मतलब कैसे किया, कौन सी परेशानी आई एंड कैसे आपने उसको टैकल किया? यार कोकून को बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एडवेंचर था। मैंने इससे पहले कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया नहीं था, ठीक है। एंड इसके अंदर हर दिन एक नए चैलेंजेस होते थे। एक दिन में 2-3 चैलेंजेस होते थे, काफ़ी बड़े होते थे। मैंने राइटिंग से शुरू किया था, राइटिंग के अंदर चेंजेस से लोगों की साइकोलॉजी को समझना, उनके ख्यालों से समझना, उनका दुख समझ पाना, एक IIT JEE बच्चे का दुख क्या होता है वो समझ पाना, उस प्रेशर को समझ पाना, एंड देन उसके बाद उसे
पन्नों में उतार कर लोगों को बाद में समझाना, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने विजन को मैच करना अपनी टीम के साथ, और उसके बाद उसे प्रोडक्शन में लेके जाना, एक्टर्स को ढूंढना, शूट करना उस चीज़ को। हर चीज़ में एक अलग अलग चैलेंज था। अगर मैं उस टाइम पर इन चीज़ों को देखकर ओवरवेल्म फील करता, जो कि मैं करता था, और उसके बाद अगर मैं रुक जाता तो यार कभी शायद कोकून ऑन स्क्रीन नहीं हो पाती। मगर आपको करना पड़ता है। द थिंग इज कि एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपके ऊपर किसी ने कुछ स्टेक्स लगाया और आपको खुद को साबित करना पड़ेगा कि यार मैं नहीं करूँगा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये करना ही होगा, करना ही होगा। दीज 3 वर्ड्स वो एम्बेडेड इन माई ब्रेन कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये करना ही होगा, मैं कैसे भी करूँ मुझे करना ही है। इस थॉट के साथ मैं आगे बढ़ता गया। आपके मुझसे बड़ी उम्र के लोग थे जो मेरी टीम में थे। कोई मैं जिस टाइम पे कोकून को डायरेक्ट कर रहा था मैं 20 साल का था, और जो मेरी टीम है उसके अंदर 24 से नीचे का कोई नहीं था। उन लोगों के साथ डील करना, उन लोगों के सामने एक ऐसी पोजीशन होल्ड करना, उनको बताना कि करना क्या है, इट वॉज रियली टफ। I had my breaking points. I used to get so sad. I wasn't able to sleep. And इस पूरे कोकून के अंदर यार शूटिंग करते करते, क्योंकि मेरे को अपने एंड से 2x पुश करना पड़ता था, I lost my weight around like 12 kgs, 11 kgs. But at the end it was all worth it. My team used to say तू पागल हो गया है। जो मुझे देख रहे थे काम करते हुए वो बोल रहे थे तू पागल हो चुका है, क्योंकि मैं सोता नहीं था। 2 घंटे सोना नींद नहीं होती। वो प्यार था काम के लिए, वो लगन थी, वो एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी थी जो मुझे कहीं से मिल रही थी, इस सोच से मिल रही थी कि मुझे करना ही है। और जब जाके मैं फाइनली बेड पे गिरता था तब मुझे एहसास होता था कि हाँ मैं थक चुका हूँ। मगर वो पैशन ही था जो मेरे को इतना ज़्यादा ड्राइव करता था कि मुझे थकान महसूस नहीं होती थी जब तक मैं बेड पे नहीं गिर गया तब तक। यार अगर आप काम कर रहे हो और अगर आप अपना 100% देना चाहते हो, मुझे नहीं लगता आप टाइम को देखते हो। आई डोंट नो, यू आर नॉट इन योर सेंसेस जब आप अपने पैशन की सुन रहे होते हो, आप खुद को पुश कर देते हो। सो माई लास्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाला जो टाइम है वो Web3 ब्लॉकचेन वगैरह का है, और ऊपर से मेटावर्स आ रहा है, फेसबुक ने अपना नाम तक चेंज कर दिया मेटा। तो कहीं ना कहीं वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत यूज़ आएंगी। NFT वगैरह में कहाँ आएगी पता नहीं। आप इस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो, तो क्या आप बता सकते हो कि वीडियो प्रोडक्शन NFT मेटावर्स में कैसे अपॉर्चुनिटी ला सकती हैं आगे? अब यार व्हाट आई बिलीव ना, आप जब VR पहन रहे हो, AR पहन रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, राइट। अब जो भी देखोगे वो वर्चुअली ही प्रेजेंट हो रहा है आपको। तो ये एक गोल्ड माइन हो सकती है ग्राफिक डिज़ाइनर्स, 3D आर्टिस्ट, गेम डेवलपर्स एंड वीडियो एडिटर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि सब कुछ जो आप देख रहे हो इट्स नॉट रियल, बट इट्स मेंट टू बी रियल इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो अगर अभी H&M जाकर अपना एक डिजिटल स्टोर खोलता है मेटावर्स के अंदर, ठीक है, डिसेंट्रलैंड में खोल लेता है, एडिडास खोल लेता है, नाइकी खोल लेता है, इन्होंने जब ये खोला है इनको लोग चाहिए थे, ठीक है। और आगे भी अगर कोई खोलता है, सपोज पतंजलि अपना मेटावर्स के अंदर कोई स्टोर खोलती है, उसे लोग चाहिए कि वो बनाएगा कौन, ठीक है। तो इसके लिए हाँ डिमांड बढ़ने वाली है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और आई एम अ ट्रू बिलीवर कि ये होगा। वीडियो एडिटर्स जो भी इस वर्चुअल मीडिया से जुड़ा हुआ है उसका काम रहेगा, उसे काम करना पड़ेगा। और जितना भी ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क है, जितना भी मतलब आप चाहे बैक एंड ले लो चाहे फ्रंट एंड ले लो, दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लर्निंग कहाँ से करें? जो वीडियो का क्रिएशन का काम है सारा, क्या कोर्सेज लेना चाहिए? यूट्यूब पे ऐसे बहुत मटेरियल पड़ा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि यूट्यूब पे इतना पड़ा है कि आप कहाँ से सीखें का कोई ऐसे स्पेसिफिक रिकमेंडेशन तो नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट, मैंने तो क्योंकि मतलब भैया से सीखा था, बट कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो मतलब काफ़ी ऐसे फन इफेक्ट्स, एडिटिंग टूल्स के बारे में बताते थे, एडिटिंग ट्रिक्स के बारे में बताते थे। तो इसके अंदर GFX मेंटोर जो है वो एक इंडियन यूट्यूबर है जिन्होंने P6 से सिखाना शुरू किया है प्रीमियर प्रो के बारे में। वो काफ़ी अच्छा प्रीमियर प्रो का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। मैंने उनसे सीखा नहीं है, बट मैंने उनके कुछ कोर्सेज को देखा है जो विच रियली फेल्ट
कि मीनिंगफुल, कि अगर कोई बिगिनर शुरू करता है तो उसे समझ में आने लग जाता है. इट्स लिटिल स्लो बट या इट विल मेक यू बेटर. एंड इसके अलावा मैं सिनेकॉम को काफ़ी देखता था, फिल्म राइट को काफ़ी देखता था, जो अगर जानते हो लोग तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे VFX इफेक्ट्स और फिल्म मेकिंग के बारे में बताया जाता है. तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू. एंड अगर आपको कोई कोर्सेज करने हैं तो यूडेमी और स्किलशेयर पे कोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन ट्राई दैट. इंट्रोडक्शन देख लो उनका, एक दो उनके लेक्चर्स देख लो, अगर वो अच्छे लगते हैं तो पूरा कोर्स बाय कर लेना. इस पूरे करियर में काफ़ी साल हो गए आपको, इस वीडियो प्रोडक्शन, आपने वेब सीरीज मतलब शॉर्ट फिल्म्स कितना कुछ किया है, तो आप कुछ लर्निंग बताना चाहोगे कि क्या आपने कोई एक या दो चीज़ सीखी? ठीक है, तो मेरी एडवाइस होगी कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे सारे लोग हो जो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर उनको ऑलरेडी हो, और आपको ये महसूस हो सकता है कि यार आप उनके सामने इन्फीरियर फील करो, शायद यार मैं डम हूँ उनके सामने, मेरे को नहीं आता है इतना जितना इनको आता है. बट यार द थिंग इज़ कि सब ने ऐसे ही स्टार्ट किया है. ठीक है, कोई भी ना मतलब एकदम से एक्सपर्ट नहीं हो गया है. सब ने अपनी गलतियाँ की है, सब अपने आप गिरे हैं. और एम्बैरेसमेंट से आपको डरना नहीं चाहिए. एम्बैरेसमेंट को या फिर आपके फेलियर्स को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ओके, ये ख़राब हुआ है बट ये ठीक कैसे हो सकता है, ये आपको पूछना चाहिए. कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उस क्रिटिसिज्म को इस हेल्दी वे में लेना चाहिए कि ओके तुमने इस चीज़ को बुरा बोला बट मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ. अगर वो एक ऐसा इंसान है जो आपको सिर्फ ह्यूमिलेट करने नहीं आया है तो वो आपको तुरंत एक ऐसी हेल्दी टिप देगा जिससे आप अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, कोई आपका दुश्मन नहीं है यार, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है. बस वो चाहता है कि आप एक अच्छा काम करें. आप उस काम को डिलीवर करेंगे जब आप उनसे पूछेंगे कि मैंने क्या गलती करी और हाउ कैन आई फिक्स इट. डोंट डू एनीथिंग ईगोइस्टिकली. ठीक है, आपने बस शुरू किया है. ठीक है, गुस्सा होना कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी. थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. इतनी लर्निंग है इस इंडस्ट्री में, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे पता चली. होप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छी गाइडेंस मिली होगी, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए. कोई भी क्वेश्चन आप सूरज शर्मा से पूछना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखना ना भूलें, वो ज़रूर रिप्लाई देंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.